Welcome to the lecture of Water Resource Engineering. In today's lecture, we are going to start this last chapter, that is Water Resource Planning and Development. In this chapter, we are going to study about the levels in planning, functional requirement of water resource projects, steps in a water resource planning, environmental aspects in a water resource planning. So basically, the development of water resource involves conceptions, planning, design, construction, and operation from the fields such as the economist, political scientist, geologist, electrical and mechanical engineers, chemist, biologist, and other specialists in natural and social services are also required, right? So ये सब लोग हमें प्लानिंग करने में, डिज़ाइनिंग करने में, ऑपरेशन करने में, ये सब चीज़ों में हेल्प करते हैं, राइट? तो उन लोगों की हेल्प के साथ हम लोग पूरा वाटर रिसोर्स प्लानिंग एंड डेवलपमेंट करते हैं. तो लेट्स स्टार्ट. Water available in a atmosphere, oceans and land and within a soil, right? तो हमें पानी कहाँ कहाँ कौन सी जगह से मिलता है? एटमॉस्फियर में होता है, ओशियन में होता है, लैंड में होता है एंड सॉइल के अंदर होता है. बेसिकली जो पानी के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है? हाइड्रोलॉजिकल साइकिल. हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या है वो हम लोगों ने ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, राइट? So, water resource engineering concerned with the utilization, control and quality management of a water. Development of a water resource involve conceptions, planning, designing, construction and operation facilities to control and utilize the water. Right? हमें पानी का यूज़ करने में कंट्रोल करना है या फिर हमें कौन सी जगह पे यूटिलाइज करना है, उसके लिए हमें प्रॉपर प्लानिंग, डिज़ाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, राइट? हमारे पास जो जो फैसिलिटीज़ है उसका. डेवलपमेंट ऑफ अ वाटर रिसोर्स अ फंक्शन ऑफ अ सिविल इंजीनियर्स, राइट? वाटर रिसोर्स का जो डेवलपमेंट करना है वो एक सिविल इंजीनियर का फंक्शन होता है. बेसिकली वाटर रिसोर्स स्कीम्स जो होती है उसकी रिक्वायरमेंट क्या होती है? तो फर्स्ट होता है कि ग्रेजुअल डिक्रीज ऑफ अ पर कैपिटा वाटर अवेलेबल ऑन दिस प्लेनेट, राइट? हमें सबसे पहले तो जो पर कैपिटा वाटर की डिमांड है उसको ग्रेजुअली डिक्रीज करना है. सबसे पहली रिक्वायरमेंट वो है. सेकेंड क्या है? वाटर बीइंग यूज फॉर अ मैनी पर्पजेज लाइक इट्स डिमांड्स वेरी इन अ टाइम एंड स्पेस, राइट? अलग अलग जगह पे और अलग अलग टाइम पे पानी की डिमांड अलग अलग रहती है, राइट? तो सबसे पहले हमें अलग अलग पर्पस के लिए कौन सी जगह पे पानी की रिक्वायरमेंट है उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा. उसके बाद हमें देखना पड़ेगा कि अवेबिलिटी क्या है रीजन के अंदर, राइट? लाइक कंट्री के अंदर कितनी अवेबिलिटी है वाटर की, स्टेट के अंदर कितनी है, पर्टिकुलर वाटर शेड के अंदर कितनी अवेबिलिटी है उसको जानना पड़ेगा. The supply of water may be from rain, surface water and bodies, right? एंड ग्राउंड वाटर. ये हमारे पास सप्लाई ऑफ वाटर कौन सा हो सकता है? तो सबसे पहले तो रेन है मेन सप्लाई. उसके बाद सरफेस वाटर हमारे पास कितना है, ग्राउंड वाटर कितना है. तो ये हमारे पास वाटर के सप्लाई के अलग अलग तरीके हैं, राइट? उसके बाद है डिग्रेडेशन ऑफ एक्विट एंड repaying systems due to river draining, reclamation of flood plants, urban and industrial development, poor water quality due to discharge of pesticides, fertilizers and waste water, right? कितना पानी का वेस्ट होता है उसको भी देखना पड़ेगा, उसको हमें डिक्रीज करते जाना पड़ेगा धीरे धीरे. While a port development requires a deeper river and narrowing the river for a shipping purpose will increase the flood level, right? अगर जब हम लोग पोर्ट का डेवलपमेंट कर रहे हैं तो जो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा कि रिवर की जो लेंथ होती है उसको नैरो करना पड़ेगा. तो हम वो करेंगे तो क्या होगा? बेसिकली फ्लड लेवल के अंदर इंक्रीज होगा, राइट? तो फ्लड होने के चांसेस हो सकते हैं. उसके बाद है सेडिमेंट एक्यूमुलेशन इन अ रिवर ड्यू टू पुअर वाटर क्वालिटी. अगर हमारे पास पुअर वाटर क्वालिटी है तो सेडिमेंटेशन हो सकता है. सो ये सारी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है बेसिकली. उसके बाद प्रिंसिपल एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है वाटर रिसोर्स प्लानिंग के? तो मेन 3 प्रिंसिपल है जो की पॉलिसी प्रिंसिपल्स हम लोग बोलते हैं. वो है 3E. 3E मतलब इक्विलिटी, इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी एंड एफिशिएंसी.
सो इक्विलिटी मतलब वाटर इज़ अ बेसिक नीड, राइट? सब लोगों के लिए बेसिक नीड होती है वाटर. सो नो ह्यूमन कैन बींग विदाउट अ बेसिक वॉल्यूम ऑफ अ फ्रेश वाटर ऑफ अ सफिशियंट एक क्वालिटी, राइट? सो इक्विलिटी क्या है कि सबको इक्वल पानी मिलना चाहिए, राइट? वाटर इज सच अ बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर अ ह्यूमन लाइफ एंड survival that society has to defend the issues of a water resources in a public interest, right? So from here number of other issues can be derived and such as the scarcity, fluid, drought, famine and other hazards. So ये सारी चीज़ें ना हो वैसे हमें इक्वली पानी को डिवाइड करना है. सेकंड है इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी. सो वाटर रिसोर्स कैन ओनली परमिस्ट in a natural environment capable of regenerating a water of a sufficient quality. So only a sustainable water use can be allowed such that future generation will be able to use in a similar ways as a present generation, right? हम लोग जैसे पानी यूज़ कर रहे हैं वैसे हमारी फ्यूचर जनरेशन भी पानी यूज़ करे, वैसे हमें कोई प्लानिंग करना चाहिए. एंड लास्ट ई है एफिशिएंसी. सो बेसिकली वाटर इज़ अ स्कैर रिसोर्स, राइट? आप सबको पता है कि ये एक स्कैर रिसोर्स है. सो इट शुड बी यूज एफिशिएंटली, हमें उसको एफिशिएंटली यूज़ करना है. सो institutional arrangement should be such that a cost of recovery of a water services should be attained. सबसे पहले तो हमें पानी का चार्ज लेना चाहिए. So this will ensure the sustainability of infrastructure and institutions but should not jeopardize the equality principle, right? Now next topic है levels of planning. So basically there are total five levels of planning: local level, regional level, state level, national level and international level. So what is local level? So local level means we are planning for a small area or a village. वाटर शेड डेवलपमेंट प्लान फॉर अ विलेज. कोई विलेज है उसके अंदर हम लोग कोई वाटर शेड का डेवलपमेंट करेंगे. उसके अंदर रेन वाटर हार्वेस्टिंग की टेक्निक्स यूज़ करेंगे, जो जो टेक्निक्स हम लोगों ने ऑलरेडी लास्ट चैप्टर में पढ़ी है, राइट? रेन वाटर हार्वेस्टिंग हम लोग कैसे कर सकते हैं. कोई स्मॉल रिवर या एरिया के अंदर चेक डैम, विलेज, टैंक्स, ये सब चीज़ें हम लोग कंस्ट्रक्ट करवाएंगे. सो ये क्या हो गई? लोकल लेवल प्लानिंग हो गई. नेक्स्ट है रीजन लेवल प्लानिंग. सो कंपेरेटिवली लार्ज एरिया लेते हैं हम लोग और सेवरल विलेजेस करते हैं. सो उसको बोलेंगे रीजन लेवल. वो लोकल लेवल में क्या था? स्मॉल एरिया ले रहे थे और स्मॉल स्मॉल विलेजेस रह रहे थे. लेकिन रीजनल लेवल में क्या आएगा? कंपेरेटिवली लार्ज एरिया हम लोग लेंगे और उसके अंदर क्या क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी है, मतलब लाइक उसके अंदर क्या क्या हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन ऑफ अ माइनर इरिगेशन स्कीम प्रोवाइड कर सकते हैं हम लोग. कंस्ट्रक्शन ऑफ अ मीडियम इरिगेशन स्कीम प्रोवाइड कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग एक एग्जांपल है गुजरात के अंदर हम लोगों ने मच्छू डैम बनवाया है, राइट? मच्छू मोरबी के अंदर. सो ये एक रीजन प्लानिंग का एक एग्जांपल है. सो इन द केस ऑफ रीजन प्लानिंग बेटर कॉपरेशन इज रिक्वायर्ड अमॉन्ग द सेवरल एजेंसीज, राइट, वर्किंग एट अ लोकल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल. उसके बाद नेक्स्ट है स्टेट लेवल. सो व्हेन अ रीजनल लेवल प्लानिंग कवर्स अ सेवरल डिस्ट्रिक्ट ऑफ अ स्टेट देन दैट इज कॉल्ड एज अ स्टेट लेवल प्लानिंग. सो वी हैव दिस एग्जांपल नर्मदा वाटर सप्लाई पाइप नेटवर्क इन अ सौराष्ट्र रीजन, राइट? सो ये एक स्टेट लेवल प्लानिंग है. एक और एग्जांपल है हमारे पास कडाना डैम है ओवर अ माही. सो दिस सर्व्स अ डिस्ट्रिक्ट लाइक खेड़ा, आणंद, वडोदरा, राइट? तो वो एक स्टेट लेवल का प्लानिंग था. नेशनल लेवल प्लानिंग. So when a water resource planning is carried out for a major river basin for a nation, then it is called as a national level planning. So which is the example for a national level? So Sardar Sarovar Dam over a river Narmada, right? So वो कौन से एरिया में हमें बेनिफिशियरी दे रहा है? गुजरात के अंदर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश एंड राजस्थान. So this is a base example for a national level planning. Now last one is the international level planning. So when a river running across a neighborhood nations, the water resource planning is required at an international level, right? So उसके लिए भी example है river Kosi which rises in Nepal and Himalayas and flows in Bihar and finally meets the river Ganga as a major tributary, right? तो वो नेपाल, हिमालय एंड बिहार के अंदर से
राइज होती है और कहाँ पे आके मिलती है, गंगा रिवर के अंदर। सो दिस इज़ ए इंटरनेशनल लेवल प्लानिंग। एक और है हमारे पास रिवर सिंधु, राइट। वो इंडिया में राइज होती है, लेकिन कहाँ पे जाती है, हिमालय एंड जम्मू कश्मीर में जाती है, एंड देन वो पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। सो उसके ऊपर अगर हम लोग कोई वाटर शेड का प्लानिंग करें तो वो इंटरनेशनल लेवल प्लानिंग हो जाएगा। नाउ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट, तो देर आर टू टाइप्स ऑफ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स, सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट एंड मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, राइट। सो सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट हम किसको बोलेंगे, जो हम लोगों ने प्रोजेक्ट रेडी किया है वो सिर्फ एक ही पर्पस हमें देता है, राइट। जैसे कि अगर हम लोगों ने स्टोरेज के लिए कोई बनाया है, कोई प्रोजेक्ट किया है, तो वो सिर्फ पानी का स्टोरेज करेगा और अदर पर्पस वो नहीं करेगा, तो उसको बोलेंगे सिंगल पर्पस। और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट किसको बोलेंगे, जिसके अंदर टू और मोर पर्पसेस अंदर होते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। सो जैसे कि सिंगल पर्पस प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग जैसे बोले कि इरिगेशन प्रोजेक्ट है, तो वो सिर्फ इरिगेशन ही प्रोवाइड करेगा। वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट है तो सिर्फ वो वाटर सप्लाई ही करेगा, उसके अंदर और कोई अदर एक्टिविटीज़ नहीं होगी। जैसे नेविगेशन प्रोजेक्ट है तो वो सिर्फ नेविगेट ही करेगा। फिशिंग प्रोजेक्ट है तो वो सिर्फ फिशिंग प्रोवाइड करेगा। और मल्टीपर्पज़ में क्या होगा, तो इरिगेशन भी करेगा और वो जो स्टोरेज एरिया है उसके अंदर हम लोग अगर फिशिंग भी करें तो वो हो जाएगा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, राइट। फंक्शनल रिक्वायरमेंट ऑफ अ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट, उसके मेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट या फिर हम लोग वो भी बोल सकते हैं पर्पस क्या होते हैं वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स के। तो सबसे पहला है इरिगेशन, राइट। हम लोग वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट जो हम लोग सबसे क्रिएट करते हैं कोई भी एक, तो इरिगेशन के लिए करते हैं। इरिगेशन क्या होता है सबको पता है। वाटर सप्लाई के लिए हम लोग करते हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट भी कर सकते हैं, जैसे कि डैम बनाया है और उसका स्टोरेज एक रिजर्वायर बनाया है, तो वहाँ पे हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर भी जनरेट कर सकते हैं। फ्लड कंट्रोल के लिए भी हम लोग बना सकते हैं। वो जो प्रोजेक्ट्स है उसके अंदर हम लोग नेविगेशन भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उसके आजू बाजू में रिक्रिएशन एरिया डेवलप कर सकते हैं, उसके अंदर फिश एंड वाइल्ड लाइफ को भी हम लोग फिशिंग भी कर सकते हैं। सो ये सारे हैं फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स, राइट। और पर्पस भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। वाटर रिसोर्स प्लानिंग, तो स्टेप्स इन्वॉल्व इन अ वाटर रिसोर्स प्लानिंग आर, सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, उसके बाद आएगा कलेक्शन ऑफ डेटा, उसके बाद आएगा प्रोजेक्शन फॉर अ फ्यूचर, उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन एंड नेक्स्ट आएगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन। सो ये 5 स्टेप्स है जिसको हमें वाटर रिसोर्स प्लानिंग करते टाइम ये फॉलो करने पड़ते हैं। तो सबसे पहले है स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव वुड बी बेस्ड ऑन अ नीड ऑफ अ रीजन, राइट। कौन जो पर्टिकुलर रीजन के लिए हम लोग ये वाटर रिसोर्स प्लानिंग कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या क्या नीड्स है उसके ऊपर से हम लोग ऑब्जेक्ट उसका डिसाइड करेंगे। सो फॉर अ नेशनल गवर्नमेंट इट मे फॉर अचीविंग अ मैक्सिमम इकोनॉमिक एंड सोशल बेनिफिट्स, फॉर अ स्टेट गवर्नमेंट इट मे बी रिड्यूस अ फ्लड डैमेज, for a village panchayats it may be used for a water supply or irrigation purpose। so वो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं अलग अलग रीजन के अकॉर्डिंगली, राइट। उसके बाद है कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हमें कौन से डेटा कलेक्ट करने पड़ेंगे, तो सबसे पहले है जनरल डेटा। तो जनरल डेटा मतलब कि फिजिकल डेटा अंदर आ जाएगा, जिसके अंदर आएगा लोकेशन, साइज़, क्लाइमेट हिस्ट्री। हम लोग जो एरिया में बना रहे हैं उसका लोकेशन क्या है, उसका साइज़ क्या है, वहाँ पे क्लाइमेट कैसा रहता है, वहाँ पे पॉपुलेशन कितना है, तो ये सारा आएगा फिजिकल डेटा। उसके बाद आएगा हाइड्रोलॉजिकल डेटा। तो हाइड्रोलॉजिकल डेटा के अंदर इंक्लूड होता है प्रेसिपिटेशन, इवेपोरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, स्ट्रीम फ्लो, सेडिमेंट, वाटर क्वालिटी। सो ये सारी चीज़ें आएगी हाइड्रोलॉजिकल डेटा के अंदर। उसके बाद हमें जियोलॉजिकल डेटा की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अंदर आएगा एक्सप्लोरिनेशंस, जियोलॉजिकल फॉर्मेशन वहाँ पे कैसा है, रॉक एंड सॉइल का टाइप क्या है, ग्राउंड वाटर कितना अवेलेबल है, वहाँ पे कितने मिनरल्स है, एरोजन कैसे होता है। सो ये सारा डेटा आएगा जियोलॉजिकल डेटा के अंडर में। कैर्टोग्राफिक डेटा, उसके अंदर आएगा टोपोग्राफिक एंड अदर मैप ऑफ दिस एरिया। फिर आएगा इकोलॉजिकल डेटा, तो वेजिटेशन कैसा है वहाँ पे, फिश एंड वाइल्ड लाइफ कैसी है,
इकोनॉमिकल डेटा भी आएगा, जैसे कि वहाँ पे कितनी इंडस्ट्रीज़ है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी क्या है, मार्केट कैसे है, टूरिज़्म है कि नहीं, रिक्रिएशन और लैंड कितनी अवेलेबल है। लीगल डेटा के अंदर आएगा वाटर राइट्स, पॉल्यूशन कंट्रोल, लैंड जोनिंग, लैंड ओनरशिप, एडमिनिस्ट्रेटिव पैटर्न कैसी है। और पब्लिक ओपिनियन डेटा के अंदर आएगा कि पब्लिक के ओपिनियंस जानने पड़ेंगे वहाँ पे, वो पॉलिटिशियंस एंड अदर जो नॉर्मल पब्लिक है उनके ओपिनियंस जानने पड़ेंगे कि वो एरिया में इसकी रिक्वायरमेंट है कि नहीं। उसके बाद आएगा स्पेशल डेटा। तो स्पेशल डेटा के अंदर सबसे पहला आएगा कि एग्रीकल्चरल डेटा, कि क्रॉप वाटर रिक्वायरमेंट कितनी है वहाँ पे। क्लाइमेटिक डेटा उसके अंदर आ जाएगा, टाइप्स ऑफ क्रॉप्स कौन से ग्रो होते हैं वहाँ पे। उसके बाद आएगा म्यूनसिपल वाटर सप्लाई डेटा, कि ड्रिंकिंग वाटर की नीड कितनी है, इंडस्ट्रियल वाटर की नीड कितनी है, क्वालिटी ऑफ वाटर क्या है वहाँ पे। उसके अंदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर डेटा भी आएगा, कि एग्जिस्टिंग एंड रिक्वायर्ड कैपेसिटी कितनी है वहाँ पे, और अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ पावर क्या है, राइट। सो वो ये सारे डेटा आएंगे स्पेशल डेटा के अंदर। फ्लड कंट्रोल डेटा भी आएगा, कि लास्ट 5 और 10 ईयर के फ्लड का रिकॉर्ड देखेंगे, उस पास्ट फ्लड कितना था, एक्सटेंट ऑफ अ फ्लड कितना था, कितना डैमेज हुआ था, स्ट्रॉम ड्रेनेज रिक्वायरमेंट कितनी है वहाँ पे, राइट। फिर नेविगेशन डेटा आएगा, कि प्रेजेंट वाटर ट्रैफिक पैटर्न कैसी है, अल्टरनेटिव मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है, क्योंकि वहाँ पे बनाएंगे तो वो वाटर नेविगेशन बंद हो जाएगा, तो उसके अल्टरनेट में क्या क्या ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अवेलेबल है। उसके बाद आएगा रिक्रिएशनल डेटा, कि प्रेजेंट रिक्रिएशनल फैसिलिटी कौन सी है, नेचुरल अट्रैक्शंस कौन से है, स्कैनिक डेटा कौन सा है। तो ये सारा आएगा रिक्रिएशनल डेटा में। फिश एंड वाइल्ड लाइफ डेटा आएगा, कि टाइप ऑफ फिशेस कौन सी हैं वहाँ पे। बायोलॉजिकल डेटा इन रिस्पेक्ट ऑफ स्पाइसीज एंड देयर हैबिट्स, राइट। सो ये सारी चीज़ें आ जाएगी फिश एंड वाइल्ड लाइफ डेटा के अंदर। पॉपुलेशन कंट्रोल डेटा हम लोग देखेंगे। सो एग्जिस्टिंग वाटर डिस्चार्ज मेथड कौन सी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, लोकेशन, टाइम, कैरेक्टर ऑफ अ वेस्ट वाटर। सो ये सारी चीज़ें आ जाएगी पॉल्यूशन कंट्रोल डेटा के अंदर। सो पॉल्यूशन रेगुलेशन आ जाएगा, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स भी आ जाएगी। प्रोजेक्ट ऑफ फ्यूचर का हम कोई भी प्रोजेक्ट अगर वहाँ पे डेवलप कर रहे हैं तो उसका फ्यूचर क्या रहेगा, वो सबसे पहली नीड है हमारी, राइट। सो वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट यूजुअली प्लान टू मीट अ फ्यूचर नीड्स हमारी क्या क्या है, वो प्लान करके हमें कोई भी वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। सो प्रोजेक्शंस इंक्लूड द फ्यूचर पॉपुलेशन ग्रोथ, कितनी पॉपुलेशन ग्रोथ होगी, लैंड यूज़ कितना होगा, वाटर रिक्वायरमेंट्स फॉर वेरियस यूजेस क्या क्या होंगे। सो ये सारी चीज़ें हमें सबसे पहले जाननी पड़ेगी। प्रोजेक्शन शुड बी वर्कआउट विद द ग्रेट केयर एंड क्वेश्चंस, बिकॉज अनरियलिस्टिक हायर वैल्यूज़ में लीड टू ओवर डिज़ाइन एंड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट। तो सबसे पहले हम लोग जो प्लानिंग कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें ध्यान करके पूरा ग्रेट केयर एंड कॉशन करके प्लानिंग करना चाहिए, बिकॉज हमें एक्सेस डिज़ाइन एंड एक्सेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कोई भी प्रोजेक्ट के अंदर। लोअर वैल्यू में फेल टू फुलफिल द प्रोजेक्ट्स, अगर हम लोग लोअर वैल्यू प्रोजेक्ट्स बनाएंगे तो हमारे जो पर्पसेस है प्रोजेक्ट के अंदर तो वो फुलफिल नहीं होंगे। सो इवैल्यूएशन ऑफ अ फ्यूचर वाटर डिमांड शुड बी बेस्ड ऑन अ रियलिस्टिक प्रोजेक्ट्स, राइट। उसके बाद आएगा प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन, प्रोजेक्ट को फॉर्मुलेट कैसे करेंगे। सो इट नीड अ लॉट्स ऑफ इमेजिनेशन एंड स्किल ओनली डन बाय अ एक्सपीरियंस प्लानर। तो उसके लिए बहुत सारी इमेजिनेशन करना पड़ेगा कि क्या क्या होगा आगे। फर्स्ट स्टेप टू डिफाइन द बाउंड्री कंडीशंस, ठीक है। सबसे पहले हमें बाउंड्री कंडीशंस डिफाइन करनी पड़ेगी, लाइक अ फिजिकल इमेज लिमिटेशंस, नो नेविगेशन इन अ टॉरेंशियल माउंटेन इन रिवर, limitations on available water, limited land areas, legal problems। सो ये सारी limitations को ध्यान में रख के हमें प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशंस करना है। नेक्स्ट स्टेप टू बी डिफाइन द अल्टरनेटिव लैंड यूज़ प्लान्स फॉर ईच पॉसिबल प्रोजेक्ट यूनिट्स। जो हम लोग लैंड यूज़ कर रहे हैं सो उसके ऑल्टरनेट में कौन सी लैंड अवेलेबल है उसको डिफाइन करना है। प्रोजेक्ट यूनिट्स विच सर्व्स नो यूजफुल पर्पज शुड नॉट इंक्लूडेड, राइट। नेक्स्ट इज अ कैटलॉजिंग एंड पॉसिबल प्रोजेक्ट यूनिट्स, प्रोजेक्ट यूनिट अलॉन्ग विद द अल्टरनेटिव इंडिकेटेड इन अ कैटलॉग्स, राइट। सो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के प्रोजेक्ट फॉर्मुलेशन करना है।
उसके बाद लास्ट आएगा प्रोजेक्ट इवैल्यूएशन. सो evaluation carried out to select the alternative which is economically suitable, right. सबसे पहले तो हमें alternative find out करना है जो economically हमें suitable हो. So best alternative consists of a unit and combination of a unit which are economically most efficient. So for a economic evaluation, benefits and cost data that are collected for selecting a most efficient unit. So first step is to find out the whether individual unit are physically and economically independent or not. सबसे पहले हमें ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि वो फिजिकली एंड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है कि नहीं. सो फॉर अ सिंगल पर्पस इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट इवेल्यूएशन इज़ अ रिलेटिवली सिंपल, बट अगर हम लोग मल्टीपर्पज़ बना रहे हैं तो वो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट है एनवायरमेंटल आस्पेक्ट्स इन वाटर रिसोर्स प्लानिंग. सो वाटर रिसोर्स प्लानिंग के अंदर कौन से आस्पेक्ट्स आएंगे. तो सबसे पहले उसके अंदर नेगेटिव आस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं एंड पॉजिटिव आस्पेक्ट्स भी हो सकते हैं. तो नेगेटिव आस्पेक्ट्स कौन से हो सकते हैं. तो नेगेटिव आस्पेक्ट्स में है सबसे पहले डैमेज ऑफ फिश एंड वाइल्ड लाइफ, राइट. हम लोग ये जो प्लानिंग कर रहे हैं तो फिश एंड वाइल्ड लाइफ का डैमेज हो जाएगा ड्यू टू एक्सटिंक्शन ऑफ अ स्पाइसीज ऑफ अ फ्लोरा एंड फोना चेंज इन इकोलॉजी. लॉस ऑफ फॉरेस्ट लैंड हो जाएगा. डैमेज टू वेजिटेशन ऑन अ रिवर बैंक. लॉस ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड, जो लैंड हम लोग एग्रीकल्चर पर्पज़ में यूज़ कर रहे थे वो भी लॉस हो सकती है. लॉस ऑफ अ जियोलॉजिकल, हिस्टोरिकल, आर्कोलॉजिकल और स्कैनिक साइट्स, राइट. सो अगर ऐसी कोई साइट हमारी है रिलीजियस साइट्स तो वो भी लॉस हो सकती है. डिस्प्लेसमेंट एंड रिहेबिलेशन ऑफ अ पीपल को हमें एक जगह से दूसरी जगह पे मूव करना पड़ेगा तो वो भी हो जाएगा. वेस्ट बॉर्न डिसीज़, राइट. वाटर बॉर्न डिसीज़ भी वहाँ पे हो सकते हैं. रिजर्वायर इंड्यूस्ड स्कीमिसिटी, तो ये सारी चीज़ें हो सकती है. उसके साथ साथ लॉस ऑफ एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड रिवर राफ्टिंग भी हो सकता है क्योंकि हम प्रॉपर जो रिवर है उसके आजू बाजू में ही हमारा नया प्रोजेक्ट करेंगे. तो ये वाटर स्पोर्ट्स एंड रिवर राफ्टिंग की जो एक्टिविटी हो रही थी वो भी वहाँ पे बंद हो जाएगी. पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या क्या होगी कोई भी प्रोजेक्ट की. तो सबसे पहले तो इम्प्रूवमेंट इन अ पब्लिक हेल्थ हो जाएगा, राइट. सो लैंड यूज़ इम्प्रूव बाय इरीगेशन. उसके आजू बाजू की जो लैंड है वो हम लोग प्रॉपर इरीगेशन प्रोवाइड कर पाएंगे तो वो इम्प्रूव हो जाएगी. फ्लड प्रोटेक्शन हो पाएगा. इम्प्रूव वाटर सप्लाई फॉर अ डोमेस्टिक एंड म्यूनसिपल यूजेस, जो पानी का सप्लाई है उसको हम लोग इम्प्रूव कर पाएंगे. पावर सप्लाई विदाउट कंजप्शन ऑफ फ्यूल हम लोग जनरेट कर पाएंगे. वाटर क्वालिटी इम्प्रूव कर पाएंगे. फिशरी डेवलप कर पाएंगे वहाँ पे. रिक्रिएशनल एरिया इम्प्रूव कर पाएंगे. ये सारी चीज़ें इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियसली हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा. इम्प्रूवमेंट इन अ क्लाइमेटिक्स ऑफ सराउंडिंग एरिया, आजू बाजू का एरिया है उसका क्लाइमेट भी इम्प्रूव हो जाएगा. डेवलपमेंट ऑफ अ सेंचुरीज एंड वाइल्ड लाइफ हो जाएगा वहाँ पे, राइट. और ओवरऑल इम्प्रूव ऑक्सीजन प्रोडक्शन. ऑक्सीजन प्रोडक्शन कैसे इम्प्रूव होगा. सो ओवरऑल इम्प्रूव्ड ऑक्सीजन प्रोडक्शन इज कॉज ड्यू टू इंक्रीज इन अ photosynthetic rate from a trees flourish and irrigation command area of a project. So basically ये जो चैप्टर है उसके अंदर हम लोग वाटर रिसोर्स प्लानिंग कैसे करते हैं, उसके आस्पेक्ट्स क्या क्या होते हैं, फंक्शन क्या क्या होता है, उसके लेवल्स क्या क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़े हैं. तो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर दैट आर व्हाई एनवायरमेंटल इश्यूज इन अ वाटर रिसोर्स प्रोजेक्ट्स. Discuss briefly various steps involved in a planning of water resource project. Discuss various level of a planning and functional requirement of a water resource projects. So ये सारे मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस है. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर. आज ये लास्ट लेक्चर है वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग का. इसके बाद हमारा ये सिलेबस कंप्लीट हो गया है. तो अगर आपको पूरे WRE में से कोई भी चैप्टर में कोई भी डाउट है तो आप मुझे कॉल करके या फिर गूगल मीटिंग में पूछ सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस लेक्चर.